आवाज़ विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और विशेष में आज हमारे साथ है इंजीनियर अमिताभ पावडे सर। एक बात आपको बताएं कि सर इंजीनियर तो है, लेकिन इंजीनियरिंग के साथ साथ उनकी अपनी एक विशेषता है कि जो कृषि का अर्थशास्त्र है, इस अर्थशास्त्र का बहुत गहराई से उन्होंने चिंतन किया है और आज भी कर रहे हैं। पावडे सर की एक दूसरी बात है और वो बड़ी विशेष बात है, वो खासियत भी है उनकी कि हमारे देश में हम पॉवर्टी का, अपने पास के उत्पादों का और अपने पास में जितने भी साधन संसाधन है, इन सब का इस्तेमाल अपनी पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए कैसे कर सकते हैं, इसका एक सॉल्यूशन भी लेकर वो चलते हैं। आज हम समझेंगे पावडे सर से इस बात को कि हाल ही में जो कृषि बिल आए हैं, 3 बिल हैं, बड़े महत्वपूर्ण बिल है। एक कृषि से संबंधित है, किसानों से संबंधित है और तीसरा जो है वो जो खाद्य वस्तुएं हैं उनके संदर्भ में है। मतलब तीनों चीज़ जो है वो तीनों बिल में उसकी जो विषय वस्तु है वो खेती किसानी से जुड़ती है और खेती किसानी का जो अर्थशास्त्र है उसको बड़ी गहराई से जिन्होंने चिंतन किया है वे पावडे सर इस समय हमारे साथ है। पावडे सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सभी आवाज़ इंडिया के दर्शकों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। आपका स्वागत। बात सर यहाँ से शुरू करते हैं कि हाल ही में 3 बिल अभी संसद ने पारित किए हैं और तीनों बिलों को किसानों के जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन की एक बड़ी पर्वणी कहा जा रहा है। मतलब सरकार का ये मानना है कि भाई इससे किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। किसान बिल का विरोध करने वालों की भूमिका ये है कि इससे किसान और बर्बाद हो जाएगा। उनका ये भी मानना है कि अगर मंडियाँ ख़त्म हो गई और बिचौलिए ख़त्म हो गए, सरकार कहती है कि बिचौलिए ख़त्म हो जाएंगे और विरोधी कहते हैं कि अगर मंडियाँ ख़त्म हो जाएगी तो किसान के माल को खरीदेगा कौन। तीसरी बात ये भी विरोधी खड़ी करते हैं कि अगर मान लीजिए कि किसान अगर उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य को अगर नहीं पा सका और वो राज्य भटकता रहा तो वो किस तरह से अपने माल को, अपनी फसल को बेच पाएगा। बड़ी दुविधाओं में फंसा है। आपने बहुत गहराई से चिंतन किया है कृषि के अर्थशास्त्र का। कैसा देख रहे हैं आप इन बिलों को? मैं शुरुआत ही आपको एक प्रश्न से करता हूँ जी। आपने किस इयत्ता से, किस कक्षा से भारत एक कृषि प्रधान देश है लिखना शुरू किया? बस जहाँ से लिखाई पढ़ाई शुरू हुई है। 4th क्लास से? बिल्कुल ठीक है। तीनों भाषाओं में लिखा, मराठी में भी लिखा, हिंदी में भी लिखा, अंग्रेजी में भी लिखा। जी। अब आपने BA, MA, PhD किया हुआ है। आप कितने विषयों में मूलभूत शिक्षण में किसानी पढ़े हो? खामोश हो गए आप। आपको शायद पैराग्राफ भी याद नहीं कहीं किसानी पढ़ी हुई है। यही किसानी क्यों नहीं पढ़ाई गई? जबकि देश कृषि प्रधान है। मैं वो आप कह रहे हैं लोग जानते हैं। जी। वाकई देश कृषि प्रधान है तो किसानी मूलभूत शिक्षण का भाग होता था। 10वीं तक के एजुकेशन में मुझे किसानी दिखाई है, क्योंकि किसी भी चीज में यदि प्रगति करनी हो तो पढ़ानी जरूरी है। किसानों पे इस देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। 138 करोड़ लोगों को 3 बार अन्न देना है उसने। ये बिना पढ़ाए अपनी मेहनत के भरोसे, अपनी बुद्धिमत्ता के भरोसे, यानी 292 मिलियन मैट्रिक टन आपके गोदामों में भरने वाला किसान, आप 10वीं कक्षा में उसको फेल करार देते हो। उसको जो चीजें बढ़ावा दे सकती है, प्रोत्साहन दे सकती है, इस देश की संपत्ति बढ़ा सकती है, उसका एक चैप्टर भी नहीं, पैराग्राफ भी नहीं आपको याद। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, इसको विरोधाभास हम लोग कहे हिंदी में, यदि मैं बात करूं, ये विरोधाभास को हम लोग भूले जाते हैं। और ये क्यों नहीं किया गया, मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं। इस देश में जो बड़ा धर्म है, क्या वो बड़ा धर्म की शिक्षा दी जाती? वो पढ़ने का अधिकार था? उसकी पुस्तकें बांचने का अधिकार था? नहीं। बहुतांश लोगों को धर्म पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जिसमें से आपका शोषण करना हो, वो चाहे कृषि हो या धर्म हो, वो पढ़ाया नहीं जा सकता। आप तो होशियार हो गए, आप शोषण नहीं करने दोगे।
किसानों के बारे में भी यही हुआ है। किसी भी देश की संपत्ति जो बढ़ाई जाती है, वो जब एक दाना किसान बोता है और 1000 दाने उपज निकालता है, तो किसी भी देश की संपत्ति 1000 गुना बढ़ाया जाता है किसान द्वारा। भारत की स्थिति ऐसी है कि यहाँ एक ही नहीं 3 बार मैं उपज ले सकता हूँ। यानी 1796 का वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ जैसे अर्थशास्त्री का पुस्तक है, उसमें जिक्र है कि यदि मैं उपज की संपत्ति का यूरोपियन किसान का और भारतीय किसान, बंगाल के किसान का उन्होंने कहा कि यदि मैं इन दोनों की तुलना करता हूं तो यूरोप का किसान तो महज एक मकई का क्रॉप लेकर बैठ जाता है, उसी दौरान बंगाल का किसान 3 क्रॉप्स लेता है, 3 गुना संपत्ति ज्यादा कमाता है। इसलिए इसके पास ज्यादा आना है। और क्यों एक ही क्रॉप लेता है? क्योंकि अभी अगले महीने से उनका विंटर शुरू हो जाएगा। उच्च अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में सब जगह बर्फ ही बर्फ होगी, एक सब्जी की पत्ती नहीं उगेगी। सिर्फ भारत ऐसा उस समय रहेगा, जो चाइना हो, जापान हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, यहां संपत्ति की निर्मित नहीं होगी। क्यों? क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसे। और यह बड़ा एडवांटेज जब भारत के पास में है कि 3 गुना हम लोग दुनिया से ज्यादा धान्य ले सकते हैं, सब्जियां ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, फसलें ले सकते फसलें ले सकते हैं। ये एक संपत्ति है, ये 3000 गुना बढ़ा दिया है। मात्र हम लोगों की आर्थिक नीति दुर्दैव से ऐसी है कि ये जब पूरा का इस बिल को कैसा देख रहे हैं आप? बिल उसी के ऊपर आ रहा हूं मैं जी। ये सब अर्थ से संबंधित है बिल। हुआ यह है कि अभी फिलहाल आप इसकी तरफ, कंडीशन की तरफ देखिए, क्या हो रहा है, क्यों इन बिल लाने की जरूरत पड़ी, क्या हो रहा है किसान के साथ में। तो ये जब संपत्ति जब बाजार में जाती है तो इस संपत्ति का मुद्रा के रूप में परिवर्तन होता है, और जिसको लेकर पूंजीपति इसको पूंजी समझ के उसके ऊपर नफेखोरी कहा जाता है, उसको प्रॉफिटियरिंग के ऊपर वो पैसा कमाते। हम लोग सभी भारतीय जो जहां किसानी पढ़ाई नहीं जाती है, सब लोग सोचते हैं कि संपत्ति की निर्मित तो उद्योगपति करता है, पूंजीपति करता है। वस्तुतः संपूर्ण पूंजी की निर्मित कहां होती है? किसानी क्षेत्र में। लेकिन हमारी आर्थिक नीति क्या है कि ये जब माल बाजारों में जाता है तो इसमें से किसान के लिए पूंजी निर्माण होने की बजाय क्या होगा, जब ये फायदा मिलेगा किसान को इस उपज से तो पूंजी का निर्माण होगा। ये पूंजी लेकर वो बाजारों में जाएगा और तब डिमांड बढ़ेगी, वो स्कूटर लेना चाहेगा, मोटरसाइकिल लेना चाहेगा, तब तो आपके उद्योग चलेंगे। मात्र लेकिन यहाँ जहाँ 40 से 60% लोग किसानी में जुटे हुए हैं, यानी आधारित है किसानी के ऊपर, उनके अर्थशास्त्र का क्या होता है? नहीं, किसान को दाम इतना ही देना। कौन ठहराता है? सरकार ठहराती है। कौन ठहराता है? बाजार ठहराता है। कभी किसान को पूछा गया कितना दाम चाहिए उसको करके? परिणाम यह होता है कि इस संपत्ति में से पूंजी निर्माण होने के बजाय उसके ऊपर कर्ज ही आता है। किसान के कर्जे के कारण हालत इतनी खराब हो गई है कि 42,000 पिछले साल किसानों ने आत्महत्या की। तो ये बिल किसानों को आत्महत्या से बाहर निकाल पाएगा? इसका सवाल अभी मैं बता दूं। ये पूरे व्यवस्था में लगी हुई है कैंसर, और हम लोग डेटॉल से उसका इलाज कर रहे हैं। ये तीनों जो है ना, क्या क्या है इसमें? इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, अत्यावश्यक वस्तुओं का जो है उसमें से किसानी उपज को निकाल देना है। इससे क्या होगा? काला बाजारी करने के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है। कुछ भी पिछले बार मैं आपको बताना चाहूंगा जी कि जैसे एकाएक दालें गायब हो गई। उसी समय आप एडवर्टीजमेंट देखते थे टीवी के ऊपर, फलाना की बिना चमड़े की पॉलिश की हुई तुअर की दाल, चने की दाल। मेरे को एक बात बताइए, क्या दालों के बिजनेस में इतना प्रॉफिट है? हम लोग कभी ये आवाज चैनल के इसके ऊपर बैठे जिसमें सेकंडों के हजारों रुपए लगते हैं, लाखों रुपए लगते हैं। दालों में इतना प्रॉफिट है कि आप टीवी पे दिखाओगे एडवर्टीजमेंट्स। वो फलाना कंपनी का दालों से क्या रिश्ता? लेकिन आप देखिए 200 रुपए तक के दाल ले जाने में वो समर्थ हुए। फिर हमारे प्रधान सेवक साहब ने बताया कि मेरे देश के लोग 200 रुपए ले रहे हैं।
इसको 140 के लिए हम अफ्रीकी नेशन से आयात करेंगे। जो देश दुनिया को दालें एक्सपोर्ट करता है उसमें हम लोग इंपोर्ट करा के हम लोग, जब 140 मिल रही थी किसानों ने अगले साल हर किसान ने लिखा कि 140 रुपए दाल को मिलना है। परिणाम यह हुआ कि किसान के दालों को दाम 50 रुपए बाजार ने दिया। तो इसमें इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो आप खारिज कर रहे हो आज, इससे आज कल दालें हुई, परसों प्याज होगा, उसके बाद आलू होगा, और जो जीवन आवश्यक वस्तुएं हैं। नहीं, इसमें तो जीवनावश्यक वस्तुओं में प्याज को, आलू को और अनाज को और खाद्य तेल को, इन 3 चीज़ों को तो स्पेशली उसमें जोड़ा गया है कि इन्हें जीवनावश्यक चीज़ों की लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। यही गुमराह करने वाली बातें हरदम करते हैं। और ये जो हम वही तो समझना चाह रहे हैं, किसानी पढ़े ही नहीं है ना, वैसे लोग शासन कर रहे हैं। क्योंकि आपने जिस तरह से ये कृषि के अर्थशास्त्र को बड़ी नज़दीकी से और बड़ी गहराई से, आपका बड़ा लंबा चिंतन भी रहा है और बड़ा लंबा समय आपने आपकी इंजीनियरिंग में भी इसी क्षेत्र के साथ काम किया है, तो आप कैसा रहे हैं इस पूरे बिल को? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। प्याज का बात किया आपने। जी। जून महीने में प्याज को इसेंशियल कमोडिटी एक्ट से निकाल दिया। परसों के दिन सितंबर में प्याज के निर्यात पे रोक लगा दी, निर्यात बंदी कर दी उसकी। अगर आपने इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में से निकाल दिया है तो फ्री मार्केट में आ गया। फिर निर्यात बंदी क्यों? किसी भी उद्योग का एक आधा पुर्जा भी हम लोग एक्सपोर्ट करते तो उसको प्रोत्साहन दिया जाता है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। देश को बहुत ज्यादा विदेशी मुद्राओं की जरूरत है। मेरा प्याज वो ला सकता है, मेरी दालें वो ला सकता है, मेरी सब्जियां वो ला सकता है, मेरे फल वो विदेशी मुद्राएं ला सकता है। लेकिन हम लोगों की आर्थिक नीतियां ऐसी है, जहां थोड़ा भाव बढ़ना शुरू हो गया, किसान को फायदा होकर उसके पास पूंजी जमा शुरू हो गई, तो हम लोग उसके ऊपर रोक लगा देते हैं। जागतिकीकरण जिसको कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन जी, क्या निर्यात बंदी नैतिकता है जागतिकीकरण की या अनैतिक है? निर्यात बंदी जागतिकीकरण के एकदम विरोध की बात है। वो तो ग्लोबलाइजेशन को ब्रेक करेगा। हर कोई पर निर्यात बंदी कर देगा, फिर अपने अपने रहो, आयात बंदी, निर्यात बंदी। फिर ग्लोबलाइजेशन का पुरस्कार क्यों करते हो? और दूसरी इसमें से आप बात ध्यान रखिए, यदि वो फॉरेन एक्सचेंज आता नहीं है और मेरे रुपए की कीमत चढ़ती नहीं है, तो क्या होता है, एक चीज, जैसे जैसे रुपए की कीमत गिरेगी जी, तो उसका अवमूल्यन जैसे होगा, तो एक बड़े पैमाने पे वो अवमूल्यन के कारण एक्सेस सर्कुलेशन होगा जी। और एक्सेस सर्कुलेशन मुद्रास्फीति का दूसरा नाम महंगाई है। ये सबसे बड़ा धोखा इसमें है। जैसे जैसे रुपए की कीमत गिरती जाएगी, एक मैंने आपको सिर्फ उदाहरण दिया कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, लेकिन इस बिल के साथ में एक बात और भी जुड़ती है कि इसमें ये भी कहा जा रहा है कि अभी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार तय करेंगे। ये हम लोग अभी वो दूसरा जो कायदा है आपका कि एपीएमसी के दायरे कम कर दिए हमने। जी जी, ठीक है, और खुले बाजार में सब जी। अभी पहले तो मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बहुत ज्यादा गलत फहमियां हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का आज तक ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस का किसानों को फायदा कितना हुआ है? एग्जैक्टली, मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा था। आई वाज कंटिन्यूइंग दैट। 6% लोगों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस का फायदा मिलता है किसानों को। ये मैं नहीं कहता, ये कृषि मंत्री कहते हैं। 94% लोगों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कोई भी एडवांटेज नहीं मिलता। पिछले साल मैंने चना बेचा, चने की 4,800 मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी, 3500 दाम मिला मुझे। 1300 रुपए, 13 रुपए के किलो के पीछे मुझे मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर भी दाम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये कभी किसी ने इस अर्थव्यवस्था में पूछा है
किसान ने कितनी लागत लगाई, उसकी बेचारे की क्या ज़रूरतें हैं, उसको लड़की का शादी करना है, उसको बच्चे की पढ़ाई करना है, उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसके हेल्थ प्रॉब्लम्स है, एजुकेशन प्रॉब्लम्स है, सोसाइटी के अपने कुछ लेने देने हैं, इसके बारे में उसकी लागत कितनी होनी चाहिए, उसने जीना कैसे चाहिए। मैं आपको सिंपल उदाहरण देता हूं, चने का ही लेते हैं, इनके मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हिसाब से मेरे को तो 3500 दिया, मैं 5100 अभी किया हुआ है, मैं 5000 के हिसाब से बताता हूं। 5 या 6 क्विंटल के ऊपर चना की उपज होती नहीं है। जितना ज्यादा लागत लगाओगे उतनी ज्यादा लागत कम भी होती जाएगी फिर उसके साथ में। 5 या 6 क्विंटल के ऊपर होती नहीं है। 4 महीने का क्रॉप है वो, 5000 दाम है, आप बताइए कितना हो गया। 6 भी क्विंटल ले जाए 30,000 रुपए। 4 महीने के बाद में कितने मिले आपको? महीना कितना पड़ा? 7,500। रोज कितना पड़ा? 250 रुपए में ये तो आपका ग्रॉस इनकम हो गया। सर जी इसमें से खर्चा हमने नहीं निकाला है अभी। आप 250 में से सिर्फ मेरे अकेले की रोजी निकाल दीजिए, मिनिमम वेजेस एक्ट। हम जीरो बजट पे आ गए। खाद की कीमत निकालिए, उर्वरक, खाद, बीज, फवारे, राखण, उसका क्लीनिंग, बोसोइंग, ट्रैक्टर, इसकी खर्चा निकालते जाइए आप। मैं जो कह रहा हूं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेने के बाद में भी इनकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बकवास है। उसका उदाहरण मैं बताता हूं। ये देखिए, मैं तो इस मामले में आपको गेहूं और धान का एग्जांपल देता हूं जी। कृषि वस्तुतः केंद्र का विषय है, राज्य का विषय है? नेचुरली राज्य का विषय है। कृषि और उद्योग ये दोनों ही राज्य के विषय है। अभी कृषि यदि राज्य का विषय है तो यहां के आईएएस अधिकारी ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहां से प्रपोज करके भेजा केंद्र के पास में, क्योंकि यहां कितनी लागत है वहां दिल्ली में बैठ के थोड़ा ना पता चलेगी। और बड़े जिम्मेदार अधिकारी ने 3,308 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का 2018-19 का दाम कितना भेजा यहां के आईएएस अधिकारी ने? 3,308। केंद्र के आईएएस अधिकारी ने उसको काट के 1735 किया। इसकी क्या वजह बताते हैं? कोई वजह पूछे तो बताए कि यदि स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया है कि 3,308 यहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, स्वामीनाथन आयोग, मैं स्वामीनाथन आयोग पे आऊंगा अभी, लेकिन स्वामीनाथन आयोग कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो C2FL लेके उसके ऊपर 50% ज्यादा दीजिए। यानी 3,308 है तो इसमें और 1,500 रुपए जोड़ दीजिए, और ये समर्थन मूल्य आधा किया जा रहा है। यही मैं कहना चाहता हूं। ये जो समर्थन मूल्य है सब बकवास है। यहां कहीं भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कोई तवज्जो नहीं दी गई है। लेकिन अभी इसकी प्रक्रिया क्या होगी इस बिल के आने के बाद? हाँ, इस बिल के बाद में आने के बाद में अभी बाजार के सामने आप छोड़ देंगे इनको। बाजार की हालात देखिए यहाँ पे अर्थशास्त्र। तो इसमें क्या ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है ये बाजार तय करेगा? हाँ, पूरा मूल्य में भी बाजार तय करेगा। एपीएमसी के अंदर जो है तो अपनी जो किसानी व्यवस्था है, अपने यहाँ देश की जो खेती किसानी के हाल है और किसानों की जो मजबूरियां हैं, जिन मजबूरियों के साथ किसान जी रहा है, ऐसी स्थिति में ये बिल उनको इस खुले बाजार में अपनी फसलों को बेचने में कितना सपोर्ट करेगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि इसकी स्थिति क्या है उसका तो चिंतन आप बार बार करते हैं, लेकिन अभी इस वक्त में इसमें क्या बदलाव देखेंगे आप? देखिए, किसानों का यानी आप इतिहास देखिएगा, इतिहास जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि हम लोगों की शोषण सहने की कितनी शक्ति है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा जी, अर्थशास्त्र का उदाहरण देना चाहूंगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का। उसमें किसानों पे कितने तरह के टैक्स लगे आपको मालूम है? 6 तरह के कर लगे हुए हैं उसमें। उसके ऊपर षडमांश यानी 6th पोर्शन ऑफ द क्रॉप, छठा भाग जो है वो जमा करना। वो कभी छठा भाग नहीं होता था, चौथाई ही होती थी। चौथाई का तो आपने पढ़ा ही होगा हर जगह। वो चौथाई होती थी, उस जमाने से आया हुआ है।
उसके बाद में दूसरा होता था बलीकर। बलीकर क्या चीज है? तो वो आपका एरिया कितना है उसके ऊपर डिपेंड होता था। एक सैनिक कर होता था, सैनिकों को पोसने की जिम्मेदारी किसान की होती थी। उसके बाद में पिंड कर होता था, गांव का कर होता था, वो भी उसको देना पड़ता था। उसके बाद में एक हिरण्य कर होता था जो सोने के स्वरूप में राजा को देना पड़ता था। ये करीब 6 तरह के टैक्सेस हम लोग कई सालों से, क्योंकि इसको पढ़ाया नहीं गया ना, ये अर्थशास्त्र कभी पढ़ाया नहीं गया, आज भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। हम सिर्फ हवाओं में चल रहे हैं। और इतना चूसने के बाद करीब 90-95% उसका जो धन है, जिसकी उसकी जो संपत्ति है, वो चूस कर राजा ले जाता था। और फिर ये सब संपत्ति ज्यादा युद्ध कराने के लिए की जाती थी। आज किस लिए की जाती है? आप थोड़ा सा असमानता की तरफ ध्यान दीजिए। क्या है असमानताएं? संविधान का आर्टिकल 38(2) जो है वो क्या कहता है कि आर्थिक से लेकर सोशल हो, सभी तरह की इक्वालिटीज के आनी चाहिए, इसलिए सरकार ने उसके ऊपर काम करना चाहिए। संविधान के समय भी बाबा साहब आंबेडकर जी ने एक ही कहा था कि हम लोग सोशल और पॉलिटिकल समानताएं दे रहे, आर्थिक समानताएं नहीं आई तो। और आर्थिक समानताएं के आज हम लोग देखें ना कि 10% लोगों के पास में 77% आपके देश की संपत्ति बस बैठी हुई है, और 25% लोगों के पास में कितनी है? 23%। आखिरी 60% लोगों के पास में कितनी है? तो 4.8, 5 भी नहीं। 60% लोगों के पास इस देश के सिर्फ 5% संपत्ति है। और ऐसी बुरी बाइंग कैपेसिटी जिसे कहते हैं हम लोग, खरीद शक्ति, जिनकी हम मेजॉरिटी ऑफ पीपल, ये तो पैंडेमिक तो बहाना मिल गया, वैसे ही इन्होंने रोजगार पूरा डुबा चुका था। यदि आप पिछली 8 तिमाही का विकास दर देखें तो 2018 में 17-18 के इसमें जो 8.2 था वो 3.2 तक के पहले ही गिरा चुके थे। यदि ओकुन्स लॉ के हिसाब से इसमें यदि आप बेरोजगारी का आलम देखेंगे तो पहले ही लोग चिल्लाना शुरू कर दिए थे दिसंबर में कि 45 साल में नहीं हुई इतनी बेरोजगारी इस देश में है। पैंडेमिक या कोविड-19 का कोरोना संक्रमण तो सरकार को छुपने की जगह मिल गई। ये जो पहले डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी और उसके बाद में जो भी गलत कृषि अर्थनीतियां बनाई थी, उससे उद्ध्वस्त किया हुआ जो भी ये था, उसको छुपाने के लिए कोरोना की जगह मिल गई। वस्तुतः अर्थव्यवस्था की तो पूरी हम लोगों ने ऐसी तैसी तभी कर दी थी। अभी आप इस पूरी स्थिति को आप कैसा देख रहे हैं? क्योंकि इस समय अगर हम लोग देखें तो ये जो बिल है, ये बिल ये बात भी करता है कि राज्य सरकारें जो हैं वो राज्य सरकारें अपनी फसलों को अपने राज्यों में रोक नहीं पाएंगे। और ऐसी स्थिति में आप कैसा देखते हो? क्योंकि अभी आपने बाइंग कैपेसिटी की बात की थी कि अगर बाइंग कैपेसिटी अगर लोगों के पास नहीं है, फसल को हमने उसके हिसाब से मैनेज नहीं किया है, राज्य सरकारों के पास फसलें रुक नहीं रही, क्योंकि अगर बिल ये कहता है कि भाई किसान किसी भी राज्य में जाकर अपनी फसलों को बेच सकता है और वो बेचें, तो इस स्थिति में आप कैसा देखते हैं कि किस तरह की चीज़ें देश के सामने आ सकती है? मैं आपको थोड़ा सा सिनारियो बताना चाहता हूँ इसमें अर्थव्यवस्था का, मतलब जिसमें हम लोग बाइंग कैपेसिटी को समझे लोगों ये की, एक तरफ या फिर पॉवर्टी को समझे अब लोगों मैं की। पहले आपको बताऊंगा कि इस देश की स्थिति क्या है। यानी हम लोग डंका पीट पीट के दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था, जीडीपी में हम लोग जीडीपी कितनी है तो दुनिया में हम लोग 5वें स्थान पे हैं। लेकिन इस देश में भूखे कितने? ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जागतिक भूखमरी निर्देशांक, यहां हम लोग 117 विकसनशील राष्ट्रों में, विकसित राष्ट्रों का ग्लोबल हंगर इंडेक्स नहीं निकलता है, विकसनशील देशों का हंगर इंडेक्स निकलता है। इसको ग्लोबल हंगर इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। यहां भारत का स्थान
एक से दूसरे 102 नंबर पे है 117 देशों में, नीचे से 15 है। थोड़ा बहुत पाकिस्तान वगैरह समान देश और सब सहारन कंट्रीज जो है वो हमसे नीचे। यदि हम लोग 5वें क्रमांक के श्रीमंत लोग हैं, रईस लोग हैं, अमीर लोग हैं, तो हम लोग भूखे क्यों हैं? और कितने भूखे हैं मालूम है क्या? मैंने 2019 की बात बता रहा हूं, यूनाइटेड नेशंस के आंकड़े कि इस देश में 19 करोड़ 80 लाख रोज भूखे सोते हैं। आपको जो आज अनाज सस्ता मिल रहा है ना, ये 20 करोड़ लोग कहीं 3 टाइम का खाना खाना शुरू कर देना पूरा थाली भर के, तो इस देश में कोई बाजार व्यवस्था की जरूरत नहीं है। अब आप सोचिए कि जहां पूरे भूखे 20 करोड़ है, ये कब है? जब इस देश ने गरीबों को अन्न सुरक्षा दी हुई है। आप जानते हैं अन्न सुरक्षा दी है, जो 40 रुपए का गेहूं है 4 रुपए में मिल रहा है, जो 6 माह के लिए दी गई है, पहले से दे रहे हैं। ये भूखों के लिए जो है अंत्योदय एंड ऑल पीडीएस सिस्टम से जो दे रहे हैं, जो दरिद्र रेखा के नीचे हाँ, है। बहुत सारे दरिद्र रेखा नहीं, उसके बाद में भी एक ये दिया हुआ स्लैब, उसको भी दे रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल्ड प्राइसेस इसको कहते हैं हम लोग पीडीएस सिस्टम से। हाँ। यदि आप अन्न सुरक्षा दे रहे तो लोग भूखे क्यों? अन्न सुरक्षा तो दे दी आपने, फिर लोग तो भूखे नहीं रहने को ना। 20 करोड़ कोई छोटी चीज होती है? आधे से ज्यादा 3/4 ऑफ अमेरिका की पॉपुलेशन भूखी है हमारे यहां। और ये आप सोचिए, ये इतने बड़े भूख जिस देश में है, तो इस देश का प्रथम कर्तव्य क्या है? कि भूख की व्यवस्थापन हो, अन्न धान्य की व्यवस्थापन हो, उसका नियोजन हो। लेकिन हम लोगों की आर्थिक नीति क्या कहती है? कि उद्योग क्षेत्र को सस्ते मजदूर मिलना चाहिए, तो धान्यों की कीमतें कम होने को ना। अब आप सोचिए 60% आपका एग्रेरियन सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं। आप ये सेक्टर में पूंजी बढ़ने ही नहीं देते हो, तो वो अपने मजदूरों को देगा क्या? किसान वो उसको मिलेगा नहीं, तो बाजार में खरीदने निकलेगा क्या? और बाजार में खरीदने निकलेगा नहीं तो डिमांड, जिसको मांग कहते हैं, वो बाजार में जनरेट होगी क्या? और मांग की आपूर्ति करने के लिए इस देश में फिर उत्पाद कहां से? उद्योग व्यवस्था कैसी आएगी, सेवा व्यवस्था कैसी आएगा? और हम लोग चाहते ही नहीं है। हम लोग क्या चाहते हैं? हमारी जो बाइंग कैपेसिटी है, हमारा जो मार्केट है, हाँ। उस मार्केट का हमने ठीक स्टडी ही नहीं किया। हाँ, क्योंकि इसका आप देखिए, एक तरफ हम लोग कहते हैं कि 5वें क्रमांक की हमारी अर्थव्यवस्था है, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा देखें तो उसका स्थान हमारा कहाँ है? जीडीपी पर कैपिटा आपको पता चलेगा 139 है, हम लोग एकदम नीचे आएंगे आप। और ये क्यों होता है? जहां आपकी पूंजी क्रिएट नहीं होगी, वहां पे मांग तो बढ़नी ही बढ़नी नहीं है। और ऐसे बिना खरीद शक्ति वाला जो जनसमूह है, बहुत बड़ा जनसमूह है यहाँ। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि 80 करोड़ इसमें के तो बिल्कुल 6 महीने उनकी कोई खरीद शक्ति नहीं है। अब सोचिए 138 करोड़ में से 80 करोड़ निकाल दीजिए, कितने बचे? 58 करोड़। 58 करोड़ पिछले 4 आघातों से, नोटबंदी के, जीएसटी के, लॉकडाउन के और अभी किसान बिलों के, क्या स्थिति में है? वो तो भी उनके पास कुछ बचत है, खरीद सकती है कुछ। अच्छे अच्छे घरों के लोगों की नौकरियां जा चुकी है। आपके मीडिया क्षेत्र में भी काफी लोगों की नौकरी जा चुकी है। बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं। ऐसे खरीद शक्ति जहां डूब चुकी है, ऐसे जन समुदाय के सामने यदि मैं कोई चीज खाने की ही हो लेके जाऊं, तो उसको दाम देने के लिए उनके जेबों में पैसा है? और बाजार व्यवस्था यदि ये ठहराने वाली होगी, तो जिस बाजार के जेब में फूटी कौड़ी नहीं, वो मेरे कृषि माल को दाम कैसे देंगे बताइए? और कोई भी देश में आपको क्या लगता है कि इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन क्या होगा?
क्योंकि आपका अध्ययन सिर्फ इसके चिंतन पर ही नहीं जाता है, आप इसके सॉल्यूशन की ओर भी देखते हैं। आपको क्या लगता है कि इन सब इसका चीज़ों को सॉल्यूशन है क्या सॉल्यूशन जाता है? एक तो इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं, बहुत सीधा और बहुत अच्छा सॉल्यूशन। ये क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में भूख का कोई व्यवस्थापन है, नियोजन व्यवस्था है। किसी को आप जिम्मेदार धर सकते हो आज कि 20 करोड़ लोग जिम्मेदार है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एवरीथिंग इज अकाउंटेबल। आप मेरे को एक व्यवस्थापन का नाम बताइए कि कोई भूखा है और इसके लिए यह जिम्मेदार है। 20 करोड़ लोगों को हम लोग भूखे लेके चल रहे हैं बिना शर्म के। एज a responsible citizen of India, I am ashamed of that. भारत का एक जानकार नागरिक होने के कारण मुझे शर्म आती है कि मेरे देश में आज 80 करोड़ लोग भूखे हैं। इसका कारण यह है कि यहां पे सबसे ज्यादा जो कृषि प्रधान देश में भूख का व्यवस्थापन होना था, नियोजन होना था, कहीं कोई जिम्मेदार नहीं है इसका। यहां पूंजी का जिम्मेदार जो होना था, इस इतनी बड़ी संपत्ति से पूंजी का निर्माण होना था, ये पूंजी के लिए कोई अर्थव्यवस्था जिम्मेदार नहीं है। तो आपको लगता है कि इसके लिए जिम्मेदारी स्वीकारनी चाहिए? बिल्कुल, नियोजन व्यवस्थापन होना चाहिए, नियोजन होना चाहिए, व्यवस्थापन होना चाहिए, भंडारण होना चाहिए हर गांव में। मैं पंजाब से लाके मेरे छोटे से 1000 लोक बस्ती के गांव में पंजाब से गेहूं लेके आऊं, मेरे गांव में गेहूं होता नहीं है क्या? उसका भंडारण वहां हो नहीं सकता है क्या? ये नियोजन कोई नहीं करने को देखता, क्योंकि इनको पढ़ाया ही नहीं गया है कृषि के मामले में। मैं इनको सबका अंगूठा छाप बोलता हूं, क्योंकि 60-70% जनता जो मेरी कृषि में है, उनको कृषि के बारे में सब कुछ मालूम है, तो लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन में है नहीं। अपना जो प्लानिंग कमीशन है वो क्या करता है? प्लानिंग कमीशन के कितने लोग कृषि जानते हैं? फिर मैं वही पूछूंगा आपसे। वो पहले इनिशियल इसमें प्लानिंग कमीशन के लोगों को कृषि क्षेत्र का कुछ ज्ञान है? कभी किसानी की है उन्होंने? कभी पैर में उनके कांटा चुभा है? कभी कर्जा निकाल के अपने घर के मेंबर को डॉक्टर के पास लेके गए हैं? कभी भूखे रहे इतना अनाज निकालने के बाद, इतने अनाज उपज निकलने के बाद में कभी भूखे रहे हैं? कभी इन्होंने दुष्काल, अकाल का सामना किया हुआ है, फैमिन्स का सामना किया हुआ है? बिल्कुल नहीं। और ये ग्राउंड रियलिटी से परे है। ये सब जो है इनकी, आप इनकम स्लैब्स तो देखिए। ये एयर कंडीशन में बैठ के हमारे एमएसपीज निकालते हैं। कभी पूछा हमसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस बराबर है या गलत है? तो आपकी मान्यता ये है कि एक बेहतर प्लानिंग की जरूरत है पूरे कृषि क्षेत्र। बिल्कुल। अगर इसको हम लोग, अभी हमारा ये वक्त भी पूरा होता जा रहा है, जी, अगर हम इस पूरी बातचीत को अगर समेटना चाहेंगे जी, तो आप क्या कहेंगे कि किस तरह की चीज़ें जो होनी चाहिए थी, जो इस बिल के साथ तो नहीं आ पाएगी, ऐसा आपका मानना है? एक्चुअली नियोजन और व्यवस्थापन अपेक्षित था। एक बात ये कही जा रही है कि इस बिल के साथ कृषि जो है वो नए सिरे से जमींदारों के हाथ में कैद हो जाएगी। जमींदारों का स्वरूप बदलेगा। जमींदारों का स्वरूप ऐसे बदलेगा कि पहले जमींदार शासन के हुआ करते थे, वो मुगल हो या फिर ब्रिटिश हो, जमींदार उसको जिम्मेदार थे। अभी ये कारपोरेट को जिम्मेदार होंगे, मतलब ये कंपनियों का जिम्मेदार, मतलब ये कैपिटलिस्ट के हाथ में कैद हो सकता है। क्रोनी कैपिटलिज्म ही होगा ना इसमें। ये देखिए क्या है कि मैं वही आपको कहना चाहता हूँ, इस देश में 3 व्यवस्थाएं काम करती है। एक जो व्यवस्था है वो चाहती है कि यहां समता हो, कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी, जो आर्टिकल 38(2) में दिया हुआ, इक्वालिटी हो, सोशल इक्वालिटी हो, अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी हो। दूसरी व्यवस्था जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप इंप्लीमेंट कीजिए, समता आ जाएगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक के हम लोगों ने लोगों तक पहुंचाया नहीं, इसीलिए ये असमान सहायताएं है। और इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ, जो बिल्डरों के एफएसआई सैंक्शन करने में बिजी है, वो निकल के गांव में जाके भूखों का मैनेज करने को ना। तो फिर ये जो पॉवर्टी और ये जो इनइक्वालिटी है, हाँ, इसको आप
इक्वालिटी में बदलने के लिए और इसको पॉवर्टी लेस करने के लिए आपको क्या लगता है कि मैं तो बता रहा हूं आपको कि क्या क्या चीजें जोड़ देनी एक तो चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हाँ, उसका एजुकेशन सबसे पहले, इनको मालूम नहीं है वो इक्वालिटी का जो 38 कलम है, पूछे कि इनको मालूम है, यदि नहीं मालूम होकर भी यदि इंप्लीमेंट नहीं किया हो, मतलब छोटी कक्षाओं से एग्रो एजुकेशन शुरू हो जाने चाहिए। ऑलवेज बाय ऑल मीन्स जहां से संपत्ति का निर्माण हो रहा है, देखिए एग्रो इकोनॉमी पढ़ाई जा सकती है, एग्रो मैनेजमेंट पढ़ाया जा, एग्रो स्टॉकिंग, स्टॉक करने का, भंडारण का जो है वो पढ़ाया जा सकता है, यातायात, ट्रांसपोर्ट, उसका प्रोसेसिंग, इट्स अ ह्यूज सेक्टर। लेकिन हम लोग का दिक्कत क्या है, सब दुनिया को मालूम है कि इंडिया 3 क्रॉप्स ले सकता है, हमसे ज्यादा रईस हो सकता है, तो हम लोगों के ऊपर बंधन डाले जाते हैं वर्ल्ड बैंक और IMF के द्वारा कि आप कृषि सब्सिडी कम कीजिए। सब्सिडी मांगी किसी किसान ने, और कृषि सब्सिडी का आप हाल मालूम है आपको, किसानों को तो 1 पैसे की सब्सिडी नहीं दे रही है। सब जाति किसको है, फलाना केमिकल कंपनी की, फलाना उर्वरक कंपनी की, फलाना पाइप कंपनी, फलाना पंप कंपनी, फलाना इरिगेशन कंपनी। लेकिन वो जो कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है, उन्होंने तो सिफारिश की है कि भाई किसान के खाते में 5,000 रुपये की सब्सिडी डाली जाए। मांगी किसी ने? किसान ने क्या मांगा? सिर्फ मेरे किसान के उपज को उचित दाम, न्याय, उचित भी नहीं करता, न्याय, मैं जीऊंगा कैसे ये बताइए। मैंने आपको अभी हिसाब करके बताया इनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस का भेद, जिसमें 250 रुपए भी मेरे को मिलते नहीं है। जो स्वामीनाथन आयोग कहता है कि भाई ये सपोर्ट प्राइस जो है वो इस तरह से डिसाइड होना चाहिए। आपने स्वामीनाथन आयोग को छेड़ा, अच्छा हुआ, क्योंकि मैं एक्चुअली ये विषय ही बड़ा विस्तारित है। मैं इसको आपको और पीछे लेके चलता हूं, स्वामीनाथन आयोग से भी। 1970 नेशनल कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, इनमें से 70 से 76 तक के डिटेल काम हुआ उसमें। फॉर्चुनेटली मेरा दिल्ली में पोस्टिंग था तो मेरे को पढ़ने को मिला। ये 15 वॉल्यूम में है, ये अवेलेबल है वहां पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में, 15 वॉल्यूम में है। 1976 में टेबल हुआ, 76 और 2000 24 साल, और अभी 20 साल, 44 साल हो गए। इस कृषि प्रधान देश के सांसदों ने नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर 1976 खोल के उसको संसद में चर्चा होने नहीं दिया। इधर बहुत चिल्लाते हैं काई आई, बली राजा, किसान मेरा भाई मेरा बाप, लेकिन 1976 का नेशनल कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, जिसके ऊपर पूरा देश का इकोनॉमी डिपेंडेंट है, इस देश कृषि प्रधान देश के सांसदों ने चर्चा तो दूर खोल कर नहीं देखा हुआ है इसको। और इसलिए फिर तो उसके बाद में आपका 2004 में जो गठित हुआ और 2006 में जिसका टेबल किया गया संसद में, स्वामीनाथन आयोग, नेशनल कमीशन फॉर फार्मर, जब नेशनल कमीशन फॉर एग्रीकल्चर डंप कर दिया गया तब नेशनल कमीशन फॉर फार्मर लाया गया। अभी ये स्वामीनाथन साहब नहीं बने, उस समय भी स्वामीनाथन साहब उसमें थे। वो क्यों किया, मैंने जब उनसे पूछा तो वो बोलते कि उस समय हम लोगों को भूख महत्व की थी देश की, इसलिए हमने ज्यादा पैदावार की। अभी किसान भूखा है, तो मेरे सेंटर में भी किसान है। 2006 के बाद में आज कौन से तारीख में हम लोग, 2020 में, 14 साल हो गए। 14 साल में जब किसान आत्महत्या 4 लाख के आर पार हो गई, फिर भी इस देश के संवेदनाहीन सांसदों ने नेशनल कमीशन फॉर एग्रीकल्चर पढ़ा भी नहीं, टेबल भी नहीं किया, चर्चा भी नहीं किया, कोई उसके ऊपर निर्णय भी नहीं दिया। परिणाम क्या हुआ, उसके ऊपर बातें बहुत हुई कि हम ये दे दिया, हमने वो दे दिया, चर्चा क्यों नहीं हुई? आप रिजेक्ट कीजिए ना, सब सांसद मिलकर बोल दीजिए हम कृषि व्यवस्था के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, हमको स्वामीनाथन आयोग रिजेक्ट करना है, कर दिया, चलेगा। 76 में भी आपने वो खोला नहीं कमीशन, ना ही आप 2006 में खोले हो। और जब आप खोलोगे नहीं, उसमें जो बताए हैं प्रोविजंस वो करोगे नहीं। उसमें क्या कहा है कि एपीएमसी का दायरा 80 किलोमीटर के अंदर हो, आज 500 किलोमीटर के अंदर है, यानी 6, 7, 8 कृषि मंडियां और खुल जाती थी उसमें।
कंपटीशन और बढ़ जाता था, दाम तो वैसे ही बढ़ने थे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो उसने क्लियर का आमूलाग्र बदल करने की जरूरत है। किसी भी किसान की आमदनी ये सरकारी कर्मचारी के बराबर की होनी चाहिए। यानी सबसे छोटा सरकारी कर्मचारी जो 18,000 कमाता है, 600 रुपए रोज कमाता है, आप किसान को कितना देना चाहते हो? 18,000 चपरासी कहते थे और किसान को कितना देते? 500। अच्छा, आप अभी इस समय तो हम लोग कृषि को देख रहे हैं कि ये कॉरपोरेट की ओर चली जा रही है। अभी इस पर पूंजीवाद जो है वो भी हावी हो सकता है। इस बात की कोई गारंटी भी नहीं दे सकता कि जो व्यापारी है वो व्यापारी कृषि उपज को डंप नहीं करके रखेगा और फिर उसकी कालाबाजारी नहीं होगी। इसकी कोई गारंटी हो नहीं सकेगी इस समय में। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिन सुधारों को आप देखते हैं कि कृषि में ये सुधार होने चाहिए, ये अगर खेती सरकार करे या फिर खेती का सेंट्रलाइजेशन हो जाए, तो आपको क्या लगता है कि किसानों के हालात में कितने बदलाव हो सकते हैं, कितने सुधार हो सकते हैं? देखिए, ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया था उसमें कहीं पे भी एक शब्द नहीं था इलेक्शन फंड। आज के इलेक्शन आपके मेरे मतदानों पे नहीं, इलेक्शन फंड पे ज्यादा चलते हैं। और इलेक्शन फंड आप देते हैं क्या? आपने किसी पक्ष को दिया हुआ इलेक्शन फंड? नहीं, आप भी नहीं देते, मैं भी नहीं देता हूं। इलेक्शन फंड कौन देता है? कारपोरेट्स दे रही है आज। तो भला तो कारपोरेट्स का ही होना है। यानी आपको मैं उदाहरण देता हूं कि कारपोरेट्स के 39 लाख करोड़ रुपए कारपोरेट टैक्स इंसेंटिव। अभी टैक्स और इंसेंटिव ऐसे शब्द है, परस्पर विरोधी है। एक तो आप किसी को टैक्स लगा सकते हैं या इंसेंटिव दे सकते हो उसे। समझो मैंने कोई चीज खरीदी और उसके ऊपर कारपोरेट टैक्स लगा दिया है, वो मैंने कारपोरेट के पास जमा कर दिया। ये कारपोरेट टैक्स उसकी जिम्मेदारी है सरकार को जमा करे, लेकिन सरकार क्या कहती? नहीं जमा मत करो, माफ। टैक्स इसने भरा, कारपोरेट ने भरा है क्या? नहीं, मैंने भरा। 39 लाख करोड़ इस तरह के टैक्स दिए हुए। क्यों? ये तो हम लोगों की मेहरबानी है कि हम लोगों ने इलेक्शन फंड दिया है, वो तो लेंगे ना वापस। नहीं तो लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अगर इसको सेंट्रलाइज कर दिया जाए कृषि को तो क्या कुछ हो सकता है? नहीं, कारपोरेट कहाँ सेंट्रलाइज होने देंगे इसको? ये अभी जो खुला बाजार जी किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा जो विधेयक है आपका जी, कि कॉन्ट्रैक्ट करा के हम लोग फार्मिंग करा लेंगे, इससे इसको तो हम लोग रगड़ देंगे अच्छी से। तो अब क्या स्थिति बनती देखते हैं? एक समझ क्या किया, किसान आलसी है। देखिए, हम लोगों का ये क्या, अनपढ़ लोग हैं मेरे हिसाब से। जो किसानी नहीं जानते वो अनपढ़ है, जो संपत्ति निर्माण करना जानता वो पढ़ा लिखा है, जानकार है, ज्ञानी मानुस है। लेकिन जो जानते नहीं वो अनपढ़ है। वो समझते हैं कि किसान आलसी है। अज्ञान का देखिए कितना बड़ा फर्क है। मैंने जैसे बताया आपको, 292 मिलियन मैट्रिक टन कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। यानी 138 करोड़ लोगों के लिए यदि खाना बनाना है, 3 बार का खाना, आप एक कोई भी दुकान में जाइए, बोले मेरे को गेहूं दिखाइए, वो 10 तरह के दिखा देगा आपको गेहूं। चावल बोलेंगे तो 10 तरह के दिखा देगा। दालें इतनी सारी, इतना मुबलक जिसने पैदा की हुई है उसको समझता तो होगा कि कैसा पैदा करना, बाजार कैसे देना। तो ये दूसरी बात, हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूसेस यानी सब्जियां, फल, ये जो है ये कितनी है? 333 दशलक्ष मीट्रिक टन है। सब्जियों के दाम आप देख लीजिए, इतनी ज्यादा प्रोडक्शन है कि इतने बड़े लोक संख्या को खिला के सब्जियां फेंकनी पड़ती है क्योंकि हमारा स्टोरेजेस नहीं है। तो यहां उनको मालूम है प्रोडक्शन तो ये मेहनती लोग हैं, बोलने को बोलते वो किसान आलसी है करके, उनको मालूम है इतना बड़ा प्रोडक्शन बिना मेहनत के नहीं होता, क्योंकि किसानी क्षेत्र इनके समान रोबोटिक्स से नहीं चलता है। चलिए इसी मेहनत करने वाले को जो अभी इस समय हमारे इस टीवी सेट के सामने बैठा हुआ है और चैनल को देख रहा है, इस समय आपकी बात को सुन रहा है, अगर उन लोगों को एक संदेश के रूप में कोई बात कही जाए तो क्या कहेंगे आप? मैं एक ही कहना चाहूंगा इसमें, क्योंकि मेरे को बहुत बड़ी उम्मीद दिखती है, क्योंकि इस देश में करीब 2500 साल पहले एक कृषि क्रांति हुई थी, और वो जो किसान का बेटा था तथागत गौतम बुद्ध, उसने कृषि क्रांति करा के
एक सम्यक मार्ग दिया था इस देश को। आज यदि सरकारें उस समय भी ऐसी ही आतताई होती होगी, हुकुमशाही होती होगी, गणराज्य होने के बाद में भी लड़ाई के ऊपर तथागत को अपमानित होना पड़ा था। वो कृषि क्रांति को किसानी की समस्या थी जिसके कारण तथागत पूरा रिवॉल्यूशन कर पाए। वही सम्यक मार्ग से यदि इस देश की बुद्धि से चलने वाले बुद्धिजीवी, बुद्धवादी, बुद्ध के अनुयायी आज यदि कमर कस ले कि नहीं, ये अन्याय सम्यक मार्ग से हम दूर करेंगे, तो यह निश्चित किया जा सकता है, ये मैं जानता हूँ। नमस्कार। इस समय हम लोग बातचीत कर रहे थे कृषि बिल जो अभी इस समय संसद ने पारित किए, और कृषि बिलों के संबंध में जो कहा जा रहा था कि अभी भी कहा जा रहा है कि इससे किसानों के हालात में सुधार होगा, लेकिन जो कृषि अर्थशास्त्र पर बड़ा गहरा चिंतन करते हैं अमिताभ पावड़े जी, एक बात को समझा रहे हैं कि जहां ये बिल आ जाए या फिर कुछ भी हो जाए, लेकिन कृषि का वास्तविक अर्थशास्त्र जो है, या फिर हम कहें कि जो गांव की संस्कृति है, मतलब गांव का जो अर्थशास्त्र है, तो गांव का अर्थशास्त्र किस तरह से विकसित होता है, और जहां से पूंजी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, यानी कि किसान जो एक बीज डालता है और हज़ारों बीज उसमें से बाहर निकाल ले आता है, ये जो पूंजी के निर्माण की जो प्रक्रिया है, अगर उसे ही दरकिनार कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग किसी बेहतर विकास की ओर नहीं जा पाएंगे। पावड़े जी का एक आग्रह भी है कि हम लोग यदि इसका ठीक से नियोजन कर लें और इसे ठीक तरीके से समझ लें तो इन सारी चीज़ों से हम लोग निजात पा सकते हैं, लेकिन इसमें कृषि हमारे प्लानिंग का केंद्र होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर गरीबी को मिटाना है तो उसका आधार भी इक्वालिटी यानी कि समानता होना चाहिए। इनइक्वालिटी को आधार बना के हम लोग पॉवर्टी को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। पावड़े जी, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।